नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वतन की ताकत है तिरंगा, वतन की ताकत है वो सभी वर्दीधारी जो उस तिरंगे की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम दक्षिण कश्मीर में मौजूद हैं और यहां से हम आपको ताकत वतन की राष्ट्रीय राइफल से मुलाकात करवाने वाले हैं। जिद और जुनून की हदों से परे राष्ट्रीय राइफल्स। जिस चीज के बारे में हमने सोच के ये वर्दी पहनी थी, आपको राष्ट्रीय राइफल्स में आकर वो ऑपरेशंस करने का मौका मिलता है। संकल्प और शक्ति का पर्याय राष्ट्रीय राइफल्स। मेरा काम है और देश के लिए काम करना अच्छा लगता है। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो लाइव ऑपरेशन होते हैं। राष्ट्रीय राइफल में देश सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। दृढ़ता और वीरता का प्रतीक राष्ट्रीय राइफल्स। इस बार हमें आर्मी चीफ साइटेशन से नवाजा गया हमारी बटालियन को। हमारी बटालियन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है इस साल। कोई भी आरआर बटालियन जो है वो किसी एक रेजिमेंट का मूल रूप से हिस्सा है। यहाँ पर जो 34 आरआर है वो जाट रेजिमेंट से निकल कर आए, इसलिए यहाँ पर जो 40% जवान आप देखेंगे वो जाट जवान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी हिस्सों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं रहता है। यानी इन्फेंट्री है तो यहाँ पर आर्मर्ड भी है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस भी है, आर्टिलरी भी है। सबका कुछ हिस्सा आपको इसमें नजर आ जाएगा, इसीलिए अपने आप में एक संपूर्ण टीम होती है ये खतरों से भी खतरनाक है, लेकिन यही जीवन रेखा भी है। ये क्षमा या सजा का संतुलन बनाते हुए कश्मीर में आतंक के अंत का जिम्मा बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में तो आतंक पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज राष्ट्रीय राइफल्स की जिन 2 बटालियन से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ये आतंक के गढ़ को आतंक मुक्त कर रहे हैं। इनके नाम पिछले 1 साल में सबसे अधिक आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का कारनामा है। सबसे पहले हम आपका परिचय राष्ट्रीय राइफल्स की 34वीं बटालियन से करवाते हैं। आतंक का अंत शौर्य से होता है, लेकिन आतंक का अंत केवल गोली से नहीं होता है। राष्ट्रीय राइफल्स सालों सालों से आतंकियों के यमराज के तौर पर जरूर नजर आई है, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन भी हो रहा है नीतियों में, और इसीलिए बर्फ से भरे इस कैंप के बीच कल साकेत क्या बदला है हमारी नीतियों में? आपने सरेंडर लिया है एक ऐसे ऑपरेशन में, और मैं ऐसा कहूंगी कि एनकाउंटर शायद जितना मुश्किल होता होगा उससे ज्यादा मुश्किल होता है सरेंडर्स लेना। आरआर फोर्स यहाँ पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में ऑपरेट करती है और बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और हम लोग जब ऑपरेट करते हैं, हमारा ये हमेशा एंडेवर होता है कि हमारे ऑपरेशंस पीपल फ्रेंडली रहें। किसी की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक लाइव ऑपरेशन से उसके दिमाग को इस चीज़ के लिए मनाना कि वो अपने हथियारों को छोड़े और वापस सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आए और एक आम नागरिक की तरह अपने जीवन यापन को शुरू करें। हर ओर बर्फ ही बर्फ, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में कदम नहीं डगमगाते। दक्षिण कश्मीर के इनके कर्म क्षेत्र में कदम कदम पर घात लगाए बैठा है खतरा, और उसके बीच भी जारी है इनकी बेधड़क कार्रवाई। हमको सभी को इस
ऑपरेशन इस माहौल के लिए ट्रेन किया जाता है और हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम इन मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकें। यहाँ पर अपनी जो घाटी में रहते हैं और उसके यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो लाइव ऑपरेशन होते हैं, इसके लिए हम बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। तो राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अलग अलग यूनिट से सारे जवान यहाँ पर आते हैं और उसके बाद एक साथ यहाँ पर इन्हें ऑपरेट करना है, यानी कि एक नई टीम जो यहाँ पर आकर टीम इंडिया के किरदार में भारत की सेवा, देश की सेवा में लगी रहती है। युद्ध भूमि में दुश्मन के हिसाब से रणनीति बदली जाती है और जब स्थिति को बदलना होता है तो नीति बदली जाती है। लेकिन आतंक को ऑल आउट करना है तो केवल गोली से सफलता नहीं मिलेगी। ये सोच विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल राशिम बाली की है और इसीलिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला है, कश्मीरी को मौका, पाकिस्तानी को बस ठोका। कश्मीर में अगर हालात सामान्य होने हैं तो उसमें राष्ट्रीय राइफल्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक आवाम से जो कनेक्ट होता है सर। और अभी तो हमने काफ़ी एक ऐसा फेज देखा है, पहले 370 की वजह से लॉकडाउन, फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन, तो ये आउटरीच, आवाम से रिश्ता कैसा रहा है? हमारा जो आरआर यूनिट्स का मोटो है आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, इसमें जो वेलवेट ग्लव है उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही अहम रहा है, जहाँ पर लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी हार्डशिप्स को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, जिसके अंदर हमारा हमेशा ये एंडेवर रहा है कि कम से कम या ना के बराबर कोलैटरल डैमेज रहे, ताकि हम एक अच्छा परिचय दे सकें एक पीपल फ्रेंडली आर्मी और एक प्रोफेशनल आर्मी का। अगर जो इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आता है उसका क्या, पाकिस्तानी टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट का क्या? उसके लिए ये पॉलिसीज मायने नहीं रखती। जो बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में घुसेगा उसका यहाँ होना जायज़ भी नहीं है और वाजिब भी नहीं है। तो जो यहाँ पर हमारी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अपने लोगों के लिए है वो इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए नहीं है, और उस समय पे हमारा आयरन फिस्ट ही बिना मखमल के दस्ताने के सामने आया। पर यहाँ ये भी समझिए कि सरेंडर बेहद मुश्किल कार्रवाई है। इसमें कई खतरे हैं। अव्वल तो ये कि आतंकी सरेंडर के नाम पर धोखा दे सकता है, आगे बढ़ती फौज पर हमला कर सकता है। एक आतंकी सरेंडर करने के नाम पर उलझा सकता है और छिपे हुए बाकी आतंकी आक्रमण कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि भारतीय सेना की मूल ट्रेनिंग मारने की है, यानी सरेंडर लेना स्वभाव से अलग हटकर कार्रवाई है। इन खतरों के बावजूद पिछले एक साल की बदली रणनीति ने असर दिखाया है और कश्मीर में चंद महीनों में ही 7 स्थानीय आतंकियों से सरेंडर लिया गया। शायद इसके समानांतर ही ये भी कामयाबी है कि दक्षिण कश्मीर की अलगाववादी सोच को भी हराया जा रहा है। 15वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू की देखरेख में समूची कश्मीर घाटी में ये जंग जारी है और सद्भावना की जो मिसाल है वो लोगों को महसूस हो रही है। सद्भावना भारतीय फौज की एक ऐसी पुरानी प्रक्रिया है जिसे एक तरह से उनकी परंपरा समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 44 RR की सद्भावना एक्टिविटीज है। अधिकतर इनमें अगर आप देखेंगे तो खेलों से जुड़ जाती है, क्योंकि खेलों के जरिए एक बहुत बड़ा संवाद कायम किया जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से समझिए कैरम का गेम चल रहा है और इसमें से जो भी जीतेगा उसके लिए कोई ना कोई इनाम जरूर रहेगा। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह की चीज़ों से जुड़ाव हो रहा है और क्या रिश्ते बनते हैं, बढ़ते हैं? हाँ लगता है सर। इस तरह की चीज़ों से और आपको और भी चीज़ें, जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई या फिर बेहतर शायद कंप्यूटर की शिक्षा और उसके आगे फौजी, इन चीज़ों का इंतजार? जी मैम, ये तो बात ठीक है। इंतजार करते हैं जी मैडम। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा समझते हैं? हाँ सर, बिल्कुल फ़ायदा है इसमें। फायदा है। अच्छा लगता है जुड़ने का, बातचीत करने का मौका? जी
दिन रात घात लगाए आतंकियों के खतरों से जूझते हुए इन वीरों को ये भी एहसास है कि यही आतंक पीड़ित आवाम के रक्षक भी हैं। ये केवल आतंकवादियों का अंत नहीं है, इनका संकल्प है डर और खौफ का भी अंत। ट्रिगर दबाने का दम रखने वाली उंगलियां आंसू पोंछने की संवेदना भी रखती हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के अद्भुत वीरों से आपका कुछ और परिचय कराने के लिए हम आपको 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के पास लिए चलते हैं। गिनती के हिसाब से पिछले 1 साल में इनके नाम पर सबसे अधिक किल्स दर्ज हैं। पर हम वर्दी के पीछे उन इंसानों से आपको मिलवाते हैं जिन्हें सुख सुविधाओं की दरकार नहीं, केवल लक्ष्य भेदने की दृढ़ इच्छा है। राष्ट्रीय राइफल्स की एक ऐसी टुकड़ी के साथ हम इस समय हैं जिनके नाम पर इस साल सबसे अधिक, यानी बीते 1 साल के अंदर सबसे अधिक सफलता दर्ज है। लेकिन दिखने में भले ही वो आपको सामान्य लगे, इनमें से हर एक व्यक्ति एक हीरो है। यहाँ पर आप लोग जिंदगी का वो छोटी सी खुशी, यानी कि बाहर जो ठंड है उसमें थोड़ा सा गर्म खाना, गर्म चाय, ये आपके लिए, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये मेरे जवानों के लिए जो दिन रात कड़ी सर्दी में खड़े रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और एक कंपनी कमांडर होने के नाते ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैं बरकरार रखूं कि मेरा जवान जब भी वापस आए कम से कम उसको गर्म खाना मैं ढंग से दे पाऊँ। आप जब गढ़ में अपने आप को स्थापित करते हैं, जब आप वहाँ पर आते हैं, तो चुनौती सिर्फ ये नहीं होती है कि आपको बाहर जाके ऑपरेशन करना है, आपको यहाँ पर भी अपने आप को मेंटेन करना। मेरा ख्याल है यहाँ पर बहुत आप लोगों पर अटैक की भी कोशिश। जी हाँ, इस कंपनी ऑपरेटिंग बेस में लगभग 5 बार अटैक हो चुका है, जिसमें 2 बार आईडी ब्लास्ट हो चुका है, 2 बार ग्रेनेड अटैक हो चुका है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे जवानों ने इतना अच्छा और इतने मुस्तैद रह चुके हैं कि दे आर वेरी अलर्ट कि जितनी हमारी CUB सिक्योरिटी है हमें उम्दा दर्जे की है, और मेंटली वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। कैसे ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतनी कठिनाइयाँ और उसके बीच में? मोटिवेशन तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग से आता है। दूसरा मोटिवेशन मेरे यहाँ पे ट्रूप्स राजपूत और इंजीनियर्स के आते हैं जो कि बहुत हाईली प्रोफेशनल रेजिमेंट्स हैं। तीसरा मोटिवेशन आ रहा है कि हमारी बटालियन जो है इंडियन आर्मी अभी तक अच्छा कर रही है, तो ये ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हमें इस मुकाम पे हमेशा कायम रहना है। इस बार आप लोगों को बाकायदा रिवॉर्ड भी मिला। इस बार हमें आर्मी चीफ साइटेशन से नवाजा गया हमारी बटालियन को। हमारी बटालियन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है इस साल। बट हम इस सफलता को इस कदर लेते हैं कि हमने अच्छे ढंग से इसको किया, मतलब हमारा ओन इंजरी वगैरह कम हुई। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये आम फलसफा एक आम इंसान का हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके पास अगर थोड़ा है तो उसमें ही काम चल जाता है, और की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें वो खुद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो राष्ट्रीय राइफल्स के हमारे जवान होते हैं वो किस तरह के लिविंग क्वार्टर्स में रहते हैं, जहाँ पर हर एक चीज का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन कोई लग्जरी आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये लग्जरी के लिए आते नहीं हैं, ये आते हैं देश की सेवा के लिए, उसी प्रण को लिए हुए। बेसिक सुविधाएं आप लोग, उसमें आप अपना काम चलाते हैं, खुश रहते हैं, कैसे करते हैं? ये मैम मेरा काम है और देश के लिए काम करना अच्छा लगता है। 44 RR पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही, जिससे प्रेरित होकर मुझे काम करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। यही कारण है। और मैम हमको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है हर वक्त, हर मुश्किल एरिया में, हर जगह पे सर्विस करने का, हमारा देश का सेवा करने का हमारा ताकत इसलिए हमको मिलता है कि हमारा ट्रेनिंग, बस हमारा ट्रेनिंग के एक ही ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग से मिलता है हमको। आप लोगों के पास एक विकल्प भी होता है कि राष्ट्रीय राइफल्स ना है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स आते हैं आप, कैसा एहसास है एक राष्ट्रीय राइफल्स का सैनिक कहलाने? ये 44 RR या राष्ट्रीय राइफल कह लो, इसमें हर बंदे को मौका नहीं मिलता, और बहुत अच्छा लगता है जब इसमें मौका मिलता है किसी को सर्विस करने के लिए। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ के जो टेररिज्म है, जो यहाँ से उन्होंने दबा रखा है टेररिज्म ने यहाँ के सिविलियन को, वो जब हम लोगों के पास आते हैं मदद के लिए, तो हम मदद के लिए जब जाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय राइफल्स का गठन ही एक आतंक निरोधी स्पेशलिस्ट दस्ते के तौर पर किया गया था, और इसमें शामिल जवान अपनी पसंद से इस खतरनाक काम को चुनते हैं। 5 साल की उम्र में ही अपने पिता को आतंकवाद के कारण खो चुके ये सैनिक
3 बार से राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्रीय राइफल्स को चुन रहे हैं। कुछ लोग मुश्किलों से पीछे हट जाते हैं, कुछ मुश्किलों में ही अपनी प्रेरणा ढूंढते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं, जब इन सैनिकों से मिलते हैं, खासकर यहाँ पर 44 RR में, तो आपको प्रेरणा की ऐसी अनगिनत कहानियाँ मिलती हैं। आपके फादर भी सर्व कर रहे थे। जी हाँ, 1998 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए थे CI एरिया में। फिर मैं उस टाइम पे 5 साल का था, और उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। उस समय सोचा था, ऐसा लगा था मन में, उस समय तो भाव नहीं आया होगा, बहुत छोटे रहे। जी, उसके बाद बड़ा हुआ फिर तो मोटिवेशन आ गया। कहानियाँ सुनी थी, वो दुख से ज़्यादा आपको वो मोटिवेशन रहा कि पिता का नाम रोशन। नहीं, मोटिवेशन भी रहा, और कि फादर ने शहीद हुए हैं देश के लिए, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ। अपनी हिम्मत से वतन का हौसला बढ़ाते हैं, अपने हौसले से वतन की हिम्मत बढ़ाते हैं। यही तो है ताकत वतन की। नीले आसमान में यूं गर्व से लहराता तिरंगा, बताइए समूचे विश्व में इससे खूबसूरत रंग और कहां मिलेंगे। यही है ताकत वतन की। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।